मेरा नाम अली रज़ा है। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। शहर की सड़कों पर मेरी पीली काली मारुति 800 ने न जाने कितने मील का सफ़र तय किया है। दिन के उजाले में जब सूरज की सुनहरी किरणें कंक्रीट के जंगल पर पड़ती हैं, तब मैं बेफिक्र होकर स्टीयरिंग घुमाता हूँ। यात्रियों की चहल पहल, हॉर्न का शोर, हर मोड़ पर जिंदगी का एक नया नज़ारा, ये सब मुझे भाता है। लेकिन रात का नाम सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी कसक उठती है, एक ठंडी अनजानी बेचैनी। रात के सफ़र से मैं हमेशा परहेज करता था। मेरी बीवी फातिमा भी इस बात को समझती थी। रात को घर आ जाया करो अली, वो हर शाम कहती। दिन भर की कमाई काफ़ी है। और मैं भी यही मानता था। रात की सड़कें अलग होती हैं, सुनसान, खामोश और कभी-कभी डरावनी। अंधेरे में हर परछाई एक कहानी सुनाती है, हर हवा का झोंका एक फुसफुसाहट लगता है। मेरी माँ कहती थी, रात को रास्ते पर भटकती रूहें होती हैं अली, उनसे बचकर रहना चाहिए। मैं पढ़ा लिखा तो ज़्यादा नहीं था, पर मैंने हमेशा तर्क और साइंस पर भरोसा रखा। रूहें, भूत प्रेत, ये सब सिर्फ कहानियाँ थीं, डरपोक लोगों के लिए। फिर भी रात की ड्यूटी से मैं हमेशा दूर रहा। लेकिन उस रात हालात कुछ और थे। फातिमा की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने कुछ महंगी दवाएं लिखी थीं और घर में पैसे कम पड़ रहे थे। उस दिन मेरी कमाई भी कुछ खास नहीं हुई थी। टैक्सी स्टैंड पर बैठा मैं अपनी जेब में बचे कुचे नोटों को बार बार गिन रहा था। हिसाब किसी भी तरह पूरा नहीं हो पा रहा था। एक गहरी सांस ली मैंने। मजबूरी इंसान से वो सब करवा देती है जो वो कभी सोच भी नहीं सकता। रात की राइड चाहिए अली। मेरे साथी ड्राइवर रफ़ीक ने मुझे देखा। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी हैरानी थी। वो जानता था मेरा नियम। हाँ रफ़ीक, आज ज़रूरत है। मैंने अपनी आवाज़ को यथासंभव सामान्य रखने की कोशिश की। अकेले मत निकलना, रात को कुछ अजीब लोग मिलते हैं। रफ़ीक ने अपनी बीड़ी सुलगाई। मैं संभाल लूँगा, मैंने खुद को यकीन दिलाया। हालांकि मेरे पेट में तितलियाँ उड़ने लगी थीं। रात के 11 बज चुके थे। शहर की सड़कों पर अब गाड़ियों की संख्या कम हो गई थी। दुकानों के शटर गिर चुके थे और स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में सड़कें धुंधली सी लग रही थीं। मैंने अपनी टैक्सी स्टार्ट की और धीरे धीरे शहर के बीचों बीच से गुजरता हुआ एक सुनसान इलाके की तरफ बढ़ने लगा, जहां रात के समय कभी कभार ही कोई सवारी मिलती थी। मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई देर रात काम से लौट रहा हो। मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। रेडियो पर कोई पुराना गाना बज रहा था। उसकी धुन रात की खामोशी में घुल रही थी। अचानक मुझे अपने फ़ोन पर राइड की एक रिक्वेस्ट मिली। मैंने स्क्रीन पर देखा। लोकेशन शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान सड़क की थी, जहां से मैं आमतौर पर गुजरता भी नहीं था। समय भी आधी रात का था। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही इलाका था जहां कुछ साल पहले एक भयानक दुर्घटना हुई थी। अल्लाह खैर करे, मैंने बुदबुदाया, लेकिन पैसे की ज़रूरत ने मेरे डर को दबा दिया। मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और उस लोकेशन की तरफ गाड़ी मोड़ दी। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ थे। उनकी डालियां अंधेरे में किसी दानव की भुजाओं जैसी लग रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को भेद रही थी, जबकि ये हल्की सर्दियों की शुरुआत ही थी। उस सुनसान सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं थी, सिर्फ मेरी हेडलाइट्स का उजाला और इंजन की धीमी गड़गड़ाहट। जब मैं बताए गए लोकेशन पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। मैंने गाड़ी धीमी की। हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के किनारे देखा।
कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मुझे सड़क के किनारे एक आकृति दिखी। एक लंबी दुबली पतली आकृति जो एक मोटी गहरे रंग की चादर में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था, सिर्फ आंखों का एक हिस्सा शायद दिख रहा था, लेकिन अंधेरे और चादर की वजह से कुछ साफ नहीं था। वो सड़क के किनारे खड़ी थी, बिना किसी हरकत के, जैसे सदियों से वहीं खड़ी हो। मैंने अपनी गाड़ी उसके पास रोकी। पिछली सीट का दरवाज़ा खोलने के लिए मैं आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करता, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया और गाड़ी के अंदर एक अजीब सी पुरानी मिट्टी की महक फैल गई। वो आकृति चुपचाप पिछली सीट पर बैठ गई। दरवाज़ा फिर से अपने आप बंद हो गया, एक हल्की सी आवाज़ के साथ। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की। चादर में लिपटी उस आकृति का चेहरा अभी भी पूरी तरह ढका हुआ था। मुझे सिर्फ चादर का कालापन और उसके नीचे की एक धुंधली सी परछाई दिखी। मैं अपनी सीट पर थोड़ा घबरा गया। कहाँ जाना है? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ उम्मीद से ज़्यादा कांप रही थी। एक धीमी फुसफुसाहट हुई आवाज़ आई जो हवा में घुल सी गई। कब्रिस्तान, पुराने कब्रिस्तान के पास। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। पुराना कब्रिस्तान, शहर के बाहरी इलाके में जहां से कोई रास्ता भी नहीं जाता था। वहां रात के इस पहर कौन जाता है, और वो भी इस तरह चादर में लिपटी हुई? मेरे तर्कवादी दिमाग ने तुरंत इसे किसी अजीबो गरीब रिवाज या किसी के दुख से जोड़ा। शायद कोई अपने किसी गुजरे हुए अजीज की कब्र पर आया हो। लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी कम नहीं हुई। ठीक है, मैंने कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। सफ़र शुरू हुआ। शहर की रोशनी अब पीछे छूट रही थी और हम पूरी तरह अंधेरे में थे। सड़क सुनसान थी, सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स रास्ता रोशन कर रही थीं। मैंने रियर व्यू मिरर में फिर से देखने की कोशिश की, लेकिन उस आकृति का चेहरा अभी भी स्पष्ट नहीं था। चादर उसे पूरी तरह ढके हुए थी, जैसे वो अपना अस्तित्व ही छुपाना चाहती हो। अचानक गाड़ी के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा, इतनी ठंडक कि मेरे सांस से धुआं निकलने लगा। मैंने हीटर ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बटन दबाने पर भी कुछ नहीं हुआ। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर कस गया। ये क्या हो रहा है, मैंने सोचा। फिर एफएम रेडियो, जो अभी तक धीमी आवाज़ में बज रहा था, अचानक बंद हो गया। पूरी खामोशी छा गई, सिवाय इंजन की धीमी आवाज़ के। मेन रेडियो ऑन करने की कोशिश की, कई बार बटन दबाया, लेकिन वो बेजान पड़ा रहा। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने फिर से रियर व्यू मिरर में देखा। इस बार मुझे लगा जैसे चादर के नीचे से दो काली गहरी आंखें मुझे घूर रही हैं। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने एक धुंधली पुरानी सी मुस्कान देखी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। मेरी सांसें तेज हो गईं। सब ठीक है ना, मैंने पूछा। मेरी आवाज़ अब काफ़ी कमज़ोर थी। कोई जवाब नहीं आया, बस एक गहरी लंबी सांस की आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने बहुत देर से अपनी सांस रोकी हो और अब उसे छोड़ा हो। उस आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी, एक ऐसी उदासी जो सदियों पुरानी लगती थी। गाड़ी का इंजन भी अजीब व्यवहार करने लगा। कभी वो हल्का महसूस होता, जैसे हवा में उड़ रहा हो, और कभी इतना भारी कि मुझे लगा जैसे गाड़ी किसी अदृश्य बोझ तले दब रही हो। स्टीयरिंग पर मेरा नियंत्रण कमज़ोर पड़ने लगा। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरी गाड़ी को खींच रही है, उसे अपने हिसाब से चला रही है। मैं पसीने से भीग गया था, हालांकि गाड़ी के अंदर का तापमान हड्डियों को जमा देने वाला था। मेरे दिमाग में तर्क और साइंस की सारी बातें धरी की धरी रह गईं। अब मैं सिर्फ उस पल में जी रहा था, उस अनजाने डर में जो मुझे चारों तरफ से घेरे हुए था। कितनी देर तक हम उस सड़क पर चलते रहे मुझे याद नहीं। हर पल एक सदी जैसा लग रहा था। आखिरकार दूर से मुझे पुराने कब्रिस्तान की धुंधली दीवारें नजर आईं।
उसकी ऊंची टूटी हुई दीवारें अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। उसके अंदर से हवा की सरसराहट की आवाज़ आ रही थी, जैसे वहाँ अनगिनत रूहें फुसफुसा रही हों। मैंने कब्रिस्तान के मुख्य द्वार से कुछ दूर पहले गाड़ी रोकी। ये वो जगह थी जहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ कच्चे रास्ते और झाड़ियाँ थीं। हम पहुँच गए, मैंने कहा। मेरी आवाज़ अब लगभग एक फुसफुसाहट थी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। चादर में लिपटी आकृति अभी भी वहीं बैठी थी, बिना किसी हलचल के। किराया, मैंने हिम्मत करके कहा। किराया कितना हुआ? 40 मिनट का सफ़र था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने धीरे से अपनी सीट बेल्ट खोली और पिछली सीट की तरफ मुड़ा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरी सांसें थम गईं। पिछली सीट खाली थी, पूरी तरह खाली। चादर में लिपटी वो आकृति, वो रहस्यमयी यात्री गायब हो चुकी थी। गाड़ी के सारे दरवाजे लॉक थे। कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं था। कोई बाहर नहीं निकला था। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे अंदर बैठते देखा था, और मैंने अपनी गाड़ी कहीं नहीं रोकी थी। तो वो कहाँ गई? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो मेरी छाती से बाहर निकल आएगा। मैंने गाड़ी के अंदर देखा। हर कोने में, सीट के नीचे, सीटों के बीच कुछ नहीं था, बस एक ठंडी अजीब सी खामोशी। मेरी नज़र अचानक पिछली सीट पर पड़ी, जहां वो यात्री बैठी थी। ठीक उसी जगह पर एक पुरानी जंग लगी हुई चीज़ चमक रही थी। मैंने डरते डरते अपना हाथ बढ़ाया और उसे उठाया। वो एक सिक्का था, एक पुराना पीतल का सिक्का, जिस पर किसी पुराने ज़माने के बादशाह की तस्वीर बनी हुई थी। ऐसा सिक्का जो अब चलन में नहीं था। उसकी ठंडी भारी धातु मेरे हाथ में रखी थी। मैं तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकला। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, लेकिन अंदर का डर ज़्यादा भयानक था। मैंने चारों तरफ देखा। कब्रिस्तान की दीवारें, ऊंचे पेड़, अंधेरा। कोई नहीं था, कोई भी नहीं। मैं वापस गाड़ी में आया, इंजन स्टार्ट किया और तेज़ी से वहाँ से निकल गया। मेरी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन मैं कुछ देख नहीं रहा था। मैं बस भागना चाहता था, उस जगह से, उस रात से, उस भयावह अनुभव से। मेरी रीढ़ की हड्डी में अभी भी सिहरन दौड़ रही थी, और मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, वो कौन थी? अगले दिन सुबह मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मेरी आंखें लाल थीं और मेरा जिस्म कांप रहा था। मैंने फातिमा को कुछ नहीं बताया, उसे परेशान नहीं करना चाहता था। मैं अपनी टैक्सी को गराज ले गया। मुझे लगा कि शायद इंजन की गड़बड़ी की वजह से ही सब कुछ अजीब लगा हो। क्या हुआ अली? मैकेनिक असलम ने मुझे देखा। वो मेरा पुराना दोस्त था, आज चेहरा उतारा हुआ है। पता नहीं असलम, रात को गाड़ी अजीब सी चल रही थी और अंदर बहुत ठंड हो गई थी। मैंने उसे आधी अधूरी कहानी बताई, पूरी बात बताने की हिम्मत नहीं हुई। असलम ने गाड़ी का बॉनेट खोला और कुछ देर तक इंजन चेक करता रहा। इंजन तो ठीक लग रहा है अली, कोई खास गड़बड़ी नहीं है। मैंने गहरी सांस ली। अच्छा असलम, रात को मैं एक सवारी लेने गया था शहर के बाहर, उस सुनसान रोड पर जहां से मैंने उसे पिक किया था। असलम ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कौन सी जगह अली? वही जहां से सीधा कब्रिस्तान की तरफ रास्ता जाता है। वहां से एक औरत को उठाया था। असलम ने अपने औजार जमीन पर रख दिए। उसकी आवाज़ अब गंभीर हो गई थी। उस जगह से? रात को? हाँ, क्यों? मैंने पूछा। मेरे दिल में फिर से बेचैनी बढ़ने लगी। असलम ने एक लंबी सांस ली। अली, तुम्हें याद है कुछ साल पहले उस जगह पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, मुझे याद है। एक कार डिवाइडर से टकरा गई थी। सही कहा। उस कार में एक औरत थी जो अपनी बेटी को देखने जा रही थी। उसकी बेटी बीमार थी। रात को वो लिफ्ट लेकर जा रही थी, लेकिन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। असलम की आवाज़ धीमी हो गई। कहते हैं तब से उसकी रूह वहाँ भटकती है। रात को वो लिफ्ट मांगती है। मेरे हाथ में फिर से वो पुराना सिक्का महसूस हुआ। मैंने उसे अपनी जेब से निकाला और असलम को दिखाया। ये मुझे पिछली सीट पर मिला था जब वो गायब हो गई। असलम इस सिक्के को अपने हाथ में लिया।
उसकी आंखें फैल गईं। ये तो बहुत पुराना सिक्का है अली, ये तो उसकी निशानी है। वो हमेशा अपनी बेटी के लिए पैसे बचाकर रखती थी और उसके पास हमेशा ऐसे पुराने सिक्के रहते थे। मेरे दिमाग में एक साथ कई चीजें घूम गईं। ठंडी हवा, रेडियो का बंद होना, इंजन का अजीब व्यवहार और सबसे बढ़कर उसका गायब हो जाना। ये सब कोई वहम नहीं था। ये सब सच था। मेरी तर्कवादी सोच धरी की धरी रह गई। अली, तुम ठीक तो हो? असलम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। नहीं असलम, मैंने कहा। मेरी आवाज में एक अजीब सी शून्यता थी। मैं ठीक नहीं हूँ। उस दिन के बाद मैंने कभी रात को टैक्सी नहीं चलाई। फातिमा ने पूछा भी क्यों, लेकिन मैंने उसे सिर्फ इतना बताया कि मुझे रात की ड्राइविंग अब पसंद नहीं। मैंने अपनी पूरी दिनचर्या बदल दी। अब मैं सिर्फ दिन के उजाले में काम करता हूँ और शाम होते ही घर आ जाता हूँ। शहर की सड़कें अब भी वैसी ही हैं, लेकिन मेरे लिए रात अब पहले से कहीं ज़्यादा काली और डरावनी हो गई है। हर अंधेरी परछाई में मुझे उस चादर में लिपटी आकृति का अक्स दिखता है। हर हवा के झोंके में उसकी फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो अनुभव, वो रात, उसने मेरी सोच, मेरी जिंदगी, सब कुछ बदल दिया। अब मैं जानता हूँ कि दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें तर्क और साइंस की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ भटकती नहीं, बल्कि अपनी अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए इंतज़ार करती हैं। और मैं, अली रज़ा, एक मामूली टैक्सी ड्राइवर, उस रात उन कहानियों का हिस्सा बन गया था।